लास्ट क्लास में सर्कुलर मोशन में हम लोगों ने ये सीखा था कि अगर कोई स्ट्रिंग से बांधकर हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन करवाते हैं तो स्पीड कितनी होगी तो वो सर्कल कंप्लीट करेगा, स्पीड कम होगी तो सर्कल कंप्लीट नहीं करेगा, और सर्कल कंप्लीट नहीं करेगा तो कहाँ पे उसका सर्कुलर मोशन खत्म होगा। ठीक है, उसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। एक और क्वेश्चन में उसके ऊपर करते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है, और उसके बाद हम लोग रिंग की इनर सरफेस में सर्कुलर मोशन जो होता है उसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, a particle is connected to string and oscillates like pendulum. If the acceleration at lowest position is equal to acceleration at extreme position, then find the speed at lowest position. ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि एक पार्टिकल पेंडुलम की तरह स्विंग करता है। ठीक है, तो मतलब इसको हमने इतनी स्पीड दी ही नहीं है कि ये सर्कल में घूम पाए, हमने यहाँ पे इसको u की स्पीड दी है और ये पेंडुलम की तरह स्विंग करता हुआ जाता है, यहाँ रुकता है और फिर वापस आता है और इस तरीके से पेंडुलम की तरह स्विंग करता रहता है। ठीक है, आपसे ये बोलता है कि ये लोवेस्ट पोजीशन है और ये एक्सट्रीम पोजीशन है। लोवेस्ट पोजीशन पे जो उसका एक्सेलरेशन है वो यहाँ ये एक्सट्रीम पोजीशन पे जो एक्सेलरेशन है ये दोनों बराबर हैं, तो ये u कितना होगा। तो हम आते हैं कि हमें पता है कि सर्कुलर मोशन में दो तरीके के एक्सेलरेशन होते हैं, एक सेंट्रीपिटल और एक टैंजेंशियल। जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है उसका फॉर्मूला v²/r होता है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है उसका फॉर्मूला g sin थीटा होता है। ठीक है, ये एंगल मान लो थीटा का है। यहां पर थीटा की वैल्यू 0 है तो यहां पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है, यहां पे सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। तो हम कह सकते हैं कि इस जगह का जो नेट एक्सेलरेशन है वो सेंट्रीपिटल ही देगा और वो नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू u²/r है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ही नहीं तो नेट एक्सेलरेशन सिर्फ इतना हो जाएगा। ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन पे जाकर ऑब्वियसली ये रुकता है तभी लौट के वापस आता है, और अगर ये रुकता है तो स्पीड नहीं है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 होता है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस जगह का g sin थीटा हो जाएगा क्योंकि थीटा का एंगल है। तो इस जगह का नेट एक्सेलरेशन इतना है और इस जगह का नेट एक्सेलरेशन इतना है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो u²/r है ये g sin थीटा के बराबर होना चाहिए। तो ये आ जाएगा u² = g/r sin थीटा, ये पहली इक्वेशन। ठीक है, हमको u निकालना है लेकिन हमको थीटा नहीं पता है, और अगर थीटा नहीं पता है तो हम इन दोनों पोजीशन के लिए स्पीड का फॉर्मूला यूज करेंगे, और स्पीड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था v² = u² - 2g/r - r cos थीटा, तब जब ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन में घूमता है और हॉरिजॉन्टल के नीचे होता है। यहाँ पे v कितना है, v की वैल्यू यहाँ पे 0 है तो हम लिख सकते हैं 0 हो गया तो u² = 2gr 1 - cos थीटा। ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन। इन दोनों से हम पहले थीटा निकालेंगे और थीटा निकल जाएगा तो हम u निकाल सकते हैं। ये दोनों की वैल्यू u² के बराबर है, दोनों इक्वल कर देंगे और लिखेंगे gr sin थीटा = 2gr 1 - cos थीटा। तो gr और gr कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू होगी 2 - 2 cos थीटा। अब ये ट्रिग्नोमेट्री में हम इसको सॉल्व करना सीखते हैं। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे और दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो होगा sin² थीटा = 4 + 4 cos² थीटा -2ab -2 × 2 × 2 तो 8 cos थीटा के बराबर। ठीक है, अब साइन और कॉस दोनों है तो मैं चाहूंगा कि सब कॉस के टर्म में आ जाएं, तो sin² थीटा को 1 - cos² थीटा लिख देंगे। तो 1 - cos² थीटा
इज इक्वल टू 4 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 8 कॉस थीटा। ठीक है, और ये कॉस स्क्वायर थीटा जब इधर चला जाएगा तो सब कुछ कॉस थीटा में ही आ जाएगा, और हम कह सकते हैं इधर चला जाएगा तो होगा 5 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस 8 कॉस थीटा, और ये इधर चला जाएगा तो प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सब एक साइड आ गए, और आप देख सकते हैं कि ये कॉस थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें पता है कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती तो इसको रूट कैसे निकालते, ये वैसे ही है 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम x निकालते, x यहाँ पे कॉस थीटा है, वो लिखते 8 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर 64 माइनस 4ac 4 5 20 360 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब यहाँ पर 2 इंटू 5 होता है, सॉरी, तो ये हो जाता कॉस थीटा इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाय 10। अगर आप प्लस वाला पार्ट लेते तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 आ जाती और थीटा की वैल्यू 0 हो जाती। थीटा की वैल्यू 0 का मतलब जब ये पेंडुलम स्विंग करता ही नहीं तो यही उसकी एक्सट्रीम पोजीशन भी होती, यही उसकी लोवेस्ट पोजीशन भी होती, और वो दोनों बराबर हो जाते। ठीक है, तो अगर हम कॉस थीटा को 8 प्लस 2 बाई 10 लेते और कॉस थीटा को दूसरी वैल्यू 8 माइनस 2 बाई 10 लेते तो थीटा की वैल्यू यहां से 0 डिग्री हो जाती। इसका कोई मतलब नहीं रहता क्योंकि वो स्विंग ही नहीं करता, तो ये केस नहीं कंसीडर करेंगे। यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू हो जाती 6 डिवाइडेड बाई 10, मतलब 3 डिवाइडेड बाई 5। ये कॉस थीटा की वैल्यू हो गई। और कॉस थीटा की अगर वैल्यू इसके बराबर है तो साइन थीटा निकाल सकते हैं, साइन थीटा निकाल सकते हैं रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से, और ये वैल्यू आ जाएगी 4/5। साइन थीटा कॉस थीटा दोनों मिल गए। यू स्क्वायर की वैल्यू हमको पता है जी आर साइन थीटा, और यही यू स्क्वायर पूछा गया था, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू जी आर साइन थीटा। यू स्क्वायर इज इक्वल टू जी आर साइन थीटा की वैल्यू 4/5, तो यू की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 4g/5। तो अगर हमने इतनी स्पीड उसको लोवेस्ट पोजीशन में दी होती तो उसका एक्सेलरेशन लोवेस्ट पोजीशन पे और एक्सट्रीम पोजीशन पे सेम हो जाता। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, और नेक्स्ट पार्ट में हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेंगे, लेकिन इनर सरफेस ऑफ द रिंग में या इनर सरफेस ऑफ द स्फीयर में। सर्कुलर मोशन ऑन द इनर सरफेस ऑफ रिंग। तो जैसे ये एक रिंग है, ठीक है, और इस रिंग में अगर यहाँ पे कोई पार्टिकल है, ब्लॉक भी हो सकता है, ठीक है, यहां से सर्कल का सेंटर है, ये लोवेस्ट पोजीशन है। अगर आप यहां पर इस छोटे से पार्टिकल को कोई स्पीड देके फेंकते हैं तो ये ज्यादा स्पीड होगी तो सर्कल में घूम के वापस आ जाएगा, कम स्पीड होगी तो यहां तक जाएगा, पेंडुलम की तरह स्विंग करता रहेगा, और ज्यादा स्पीड होगी तो यहां पे कहीं जाएगा, सर्कुलर मोशन खत्म होगा तो वो गिर जाएगा। तो इसका जो मोशन हो रहा है इसमें बेसिकली फोर्स क्या लग रहे हैं, तो आप ये कह सकते हो कि यहां पर एक नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स लगेगा, कांटेक्ट फोर्स। ठीक, और आप इसके लिए एनालिसिस दोबारा नहीं करोगे, आप बस इतना समझो कि इसका सर्कुलर मोशन और हम जो रस्सी से बांधकर एक पार्टिकल घुमाते थे यू की स्पीड दे के, इसका सर्कुलर मोशन, दोनों सर्कुलर मोशन आइडेंटिकल है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। बस एक चीज का अंतर है कि जब हम रस्सी से बांध के सर्कल में घुमाते थे तो यहाँ पे टेंशन का फोर्स लगता था, जब ये इनर सरफेस में घूमेगा तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, कहीं पर भी पहुंच जाए, जैसे यहाँ पे पहुंच जाएगा तो नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स उसके ऊपर हमेशा लगेगा, वैसे ही अगर यहाँ पहुंच जाएगा तो यहाँ पर भी इसके ऊपर टेंशन का फोर्स लगेगा। तो बस आपको यह समझना है कि जो काम यहाँ पर टेंशन का फोर्स करता था वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, वही काम यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन करेगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, और बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, किसी में कोई अंतर नहीं आएगा। तो आप ये कह सकते हो कि टेंशन फोर्स इज रिप्लेस्ड बाय नॉर्मल रिएक्शन। बस
मतलब अगर आपको कोई क्वेश्चन इसके ऊपर पूछता है कि यहाँ कितना नॉर्मल रिएक्शन होगा, तो आप अगर यहाँ की टेंशन निकाल लोगे तो वो आंसर आ जाएगा। और आपको पता है कि टेंशन निकालने के लिए मैंने आपको अलग अलग पोजीशन पे, यहाँ हो, हॉरिजॉन्टल हो, ऊपर हो, इधर हो, हर जगह पे टेंशन बताई थी। वही काम यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन का होगा। तो अगर आपने टेंशन निकाल दी है तो वही नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हो जाएगी। कितनी मिनिमम स्पीड होती थी सर्कल कंप्लीट करने की? √5 GR। यहां भी मिनिमम स्पीड है √5 GR। अगर √5 GR की स्पीड हम देते थे तो सर्कल कंप्लीट हो जाता था, लेकिन उस केस में क्या हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन हम कहते थे 0 हो गई है। उसी तरीके से अगर आप √5 GR की स्पीड यहां दोगे तब भी सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन हाईएस्ट पॉइंट पे यहां पर नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगा। तो जो काम वहां पे टी का था वो काम यहां पे एन का। अगर स्पीड √5 GR से कम है तो सर्कल कंप्लीट नहीं होता था, ना वहां होता था ना यहां होता था। फिर मैंने आपको रेंज बताई थी कि √5 GR से √2 GR के बीच में हो तो क्या होता था। √5 GR से √2 GR के बीच में हो तो ये यहां से हॉरिजॉन्टल के ऊपर पहुंच जाता था, और क्या 0 होता था? टेंशन। और टेंशन 0 होने के बाद वो इस तरीके से गिर जाता था। वैसे ही यहां पे स्पीड अगर √5 GR और √2 GR के बीच में हो तो हॉरिजॉन्टल को क्रॉस करके यहां पहुंच जाएगा, और यहां पे नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन कांटेक्ट फोर्स है, वो तभी लगता है जब कांटेक्ट होता है, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन यहां पे 0 हो जाएगा और वो हवा में ट्रेवल करता हुआ यहां पे आके गिरेगा। ठीक, √2 GR की स्पीड में ये यहां तक पहुंचता था और पेंडुलम की तरह स्विंग करता था। ये भी √2 GR की स्पीड में यहां तक पहुंचेगा और पेंडुलम की तरह स्विंग करेगा। और जब ये यहां पहुंचता था तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में टेंशन और स्पीड दोनों 0 होती थी। ये भी यहां पहुंचेगा, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में टेंशन और स्पीड दोनों 0 होंगे। स्पीड √2 GR से कम होती थी तो ये नीचे वाले पेंडुलम में हॉरिजॉन्टल के नीचे ही स्विंग करता रहता था, और जहां पर भी वो रुकता था वहां स्पीड 0 हो जाती थी, टेंशन 0 नहीं होती थी। उसी तरीके से यहां पर भी स्पीड √2 GR से कम है तो पेंडुलम की तरह स्विंग करेगा। जहां पर भी ये एक्सट्रीम पोजीशन में पहुंचेगा वहां स्पीड 0 हो जाएगी, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन 0 नहीं होगा। मतलब इसके लिए अब आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना है, बस ये समझना है कि आपने जो भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन स्ट्रिंग के लिए किया था वही यहां पर भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर हम कुछ प्रॉब्लम्स इसके ऊपर करना चाहें तो ये प्रॉब्लम नीट में आई हुई है कई बार। ठीक है, और इसमें क्या था कि इस तरीके से, कई बार तो नहीं, एक बार तो आई है डेफिनेटली। इसमें क्या था कि इस तरीके से एक शेप बना दिया था। ठीक है, फिर ये कहता था कि यहां पर एक पार्टिकल है और ये जो हाइट है ये h के बराबर, इसका रेडियस r के बराबर। ठीक है, ये पार्टिकल बहुत छोटा सा है और ये यहां जाएगा और घूमकर वापस आके सर्कल में घूम सकता है। पूछा यह था कि फाइंड द मिनिमम हाइट for which particle can complete the circle। ठीक है, तो अगर इसको सर्कल कंप्लीट करना है, यहां से ऑब्वियसली रेस्ट से रिलीज किया जा रहा है, अगर इसको सर्कल कंप्लीट करना है तो हमें कंडीशन क्या पता है कि लोवेस्ट पॉइंट पे जो इसकी स्पीड होनी चाहिए ये हमको पता है कितनी होनी चाहिए, और हमको पता है कि लोवेस्ट पॉइंट पे जिसकी स्पीड होनी चाहिए वो √5 GR के बराबर कम से कम होनी चाहिए, जिससे कि सर्कल कंप्लीट कर ले। ठीक, यहां की स्पीड 0 है, यहां पे स्पीड इतनी है, और आपको मैंने स्पीड निकालने के लिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन की पहली क्लास में बताया था कि अगर पार्टिकल किसी भी शेप में मूव कर रहा है, अगर यहां पे इसकी स्पीड u की है और यहां पे इसकी स्पीड v की है और इन दोनों के बीच में h की हाइट है, तो नीचे आते समय हम लिखते थे v² = u² + 2gh। ठीक है, आपको मैंने बताया, वही यहां पर है। यहां की स्पीड हमको पता है, यहां की स्पीड भी पता है, और अगर इनके बीच की हाइट, वर्टिकल हाइट h के बराबर है तो हम यहाँ पे v² = u² + 2gh यूज करते हैं, तो v² की वैल्यू हो जाएगी 5gr, u² की वैल्यू हो जाएगी 0 + 2gh, तो h की वैल्यू हो जाएगी 5r/2। मतलब जो मिनिमम हाइट होनी चाहिए वो 5r/2 के बराबर होनी चाहिए। इस मिनिमम हाइट में ये मिनिमम स्पीड इसको मिलेगी
और यही मिनिमम स्पीड उसको सर्कल कंप्लीट करवाने के लिए चाहिए होती है। तो हमने इस तरीके से वो हाइट को निकाल लिया, ठीक है। बाकी अगर आपको सर्कुलर मोशन में कहीं पर भी नॉर्मल रिएक्शन पूछता है कि भाई थीटा के एंगल पे नॉर्मल रिएक्शन निकालो, तो वही तरीका है जो टेंशन निकालने का था। यहां पे टेंशन कैसे निकालते थे, क्या फॉर्मूला था, T माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। वो जो T था वो यहाँ पे N बन जाएगा, और किसी भी एंगल थीटा पे अगर आपको नॉर्मल रिएक्शन कहेगा तो N माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर से आप नॉर्मल रिएक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। सर्कुलर मोशन में अगर हम अभी तक स्ट्रिंग का यूज करते आए थे, या नॉर्मल रिएक्शन की वजह से इन द सरफेस से मूव कर सकता है, अगर रॉड होती तब कैसे करते? वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऑफ पार्टिकल कनेक्टेड टू लाइट रिजिड रॉड। रिजिड का मतलब यह है कि उस रॉड को जो भी हमने लिया है वो लेंथ उसकी फिक्स है, और लाइट का मतलब उसका मास नेग्लिजिबल है। अगर मास भी होगा तो वो हम रोटेशनल मैकेनिक्स में सीखेंगे कैसे करना है, क्योंकि उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक टर्म आ जाएगा। अगर मास नहीं है तो आपको यह समझना है कि हमने अगर एक इस तरीके से एक लाइट रिजिड रॉड ली है और इसके एंड में हमने एक मास को बांध दिया है, और हम इसको सर्कुलर मोशन करवाना चाहते हैं, तो कितनी स्पीड देंगे जिससे सर्कल कंप्लीट कर जाए। रस्सी के केस में क्या होता था कि रस्सी स्लैक हो सकती थी, लेकिन जब हम रॉड से इसको बांध देंगे और उसको सर्कल में घुमाएंगे तो आपको पता है कि रॉड की लेंथ फिक्स है। तो अगर आप कम स्पीड दोगे तो यहां तक जाएगा, रुकेगा और इस तरीके से स्विंग करता रहेगा। ज्यादा स्पीड दोगे यहां तक पहुंचेगा, लेकिन यहां पहुंच के अगर उसकी देखो वहां पर टेंशन का टर्म आता था, क्योंकि रस्सी में टेंशन जीरो हो सकती है। रॉड में कभी टेंशन जीरो नहीं होगी, क्योंकि रॉड एक रिजिड रॉड है, तो यहाँ पे टेंशन का कोई रोल नहीं है, यहाँ पे स्पीड का रोल है। कम स्पीड दोगे यहां तक जाएगा घूम के, आज ज्यादा स्पीड दोगे यहां तक जाएगा, अगर स्पीड जीरो हो गई तो घूम के वापस आ जाएगा। तो यहां पर आपको सिर्फ स्पीड का समझना है कि स्पीड ही यहां पे सर्कुलर मोशन डिसाइड करने वाली है, और हम उसको कम से कम इतनी स्पीड दे दें कि वो यहां तक पहुंच जाए। अगर आपने उसको इतनी स्पीड दी है कि वो रॉड यहां से वर्टिकल हो जाए और यहां पहुंच के ऑलमोस्ट उसकी स्पीड जीरो हो रही है, अप्रॉक्सीमेटली जीरो हो रही है, तो आप खुद सोचें कि अगर ये वर्टिकल है और थोड़ा सा आगे बढ़ जाए तो ये रॉड उसको घुमा के वापस ले आएगी। तो जब रॉड कनेक्टेड होती है तो यहां पे स्पीड से ही हम निकाल लेंगे कि उसको कितनी स्पीड से सर्कल कंप्लीट करवाना है, और रॉड के लिए हम कहेंगे कि हम इसको कम से कम इतनी स्पीड दें कि यहां पहुंच के इसकी स्पीड ऑलमोस्ट जीरो हो जाए। अब ये अगर रेडियस आर का है तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 4GR। आपको पता है कि ये आर है और ये आर है, तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और v की वैल्यू 0 है तो यू स्क्वायर माइनस 4GR। तो आप ये याद रखें कि रॉड के केस में जो मिनिमम स्पीड चाहिए होती है सर्कल कंप्लीट करवाने की, वो √4GR के बराबर चाहिए होती है, ठीक है। तो रॉड में मिनिमम स्पीड √4GR है। वहीं अगर स्ट्रिंग होती तो उसमें टेंशन जीरो हो सकती है, तो उसमें स्पीड √5GR होती है, ठीक है। तो जहां पर वो टेंशन जीरो होने की पॉसिबिलिटी है, या नॉर्मल रिएक्शन जैसे इनर सरफेस ऑफ द रिंग में मूव कर रहा था तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो होने की पॉसिबिलिटी है, वहां √5GR था, लेकिन अगर टेंशन जीरो नहीं हो सकती है तो √4GR इसका आंसर होगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये एक हुप है, हुप मतलब आप रिंग मान सकते हैं, और मैं ये पूछूं कि इसके अंदर एक स्मॉल बॉल है, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, और ये पूछूं कि इसको कितनी स्पीड दे कि ये सर्कल कंप्लीट कर ले, तो आप यही सोचें कि ये कभी भी इस हुप के अंदर मूव करेगा तो ये कभी गिर नहीं सकता, ठीक है, ये कभी गिर नहीं सकता। जहां पर भी ये इसकी स्पीड जीरो हुई वहीं से उसी रास्ते पे लौट आएगा। रस्सी के संग क्या होता था कि जैसे ही यहां पर गया टेंशन जीरो हुई तो वो इधर चला आता था, बट इधर आ ही नहीं सकता है वो, क्योंकि वो उसके अंदर कांस्टेंट है मूव करने के लिए। तो यहां पर भी ये कहीं पर भी रहेगा, किसी ना किसी के कांटेक्ट में रहेगा, चाहे तो अंदर वाले के या बाहर वाले के, और अगर कांटेक्ट में रहेगा तो नॉर्मल रिएक्शन कहीं जीरो नहीं हो सकता, ठीक है।
वहीं अगर मैं अंदर वाली रिंग को हटा देता और ये ऊपर जाता तो कांटेक्ट छोड़ के अगर आता तो अगर नीचे वाला संभालने के लिए नहीं होता तो गिर जाता, तो उस केस में उसकी स्पीड √5 GR चाहिए होती। लेकिन अगर यहां पे जाता और कांटेक्ट छोड़ता तो वो अंदर वाले के कांटेक्ट में आ जाता, वो गिर के नीचे कभी नहीं आ सकता है। इसलिए इसकी स्पीड वही होगी जो रॉड वाले के लिए थी, और इसकी स्पीड भी √4GR के बराबर है। तो √4GR हम तब लेते हैं जब कहीं पर भी ना तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो सकता है ना टेंशन जीरो हो सकती है, तो √4GR ले लेंगे, रॉड का केस या इसका केस हुप के अंदर। लेकिन अगर रस्सी से बंधा है तो टेंशन जीरो हो सकती है, और सिर्फ अगर ये बाहर वाली रिंग होती अंदर वाली नहीं होती तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो सकता है, तो √5GR लेते हैं। ठीक है, तो ये रिजल्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऑन द आउटर सरफेस ऑफ स्फेयर या रिंग। जैसे मान लो ये स्फेयर, और इसका वर्टिकल सर्कुलर मोशन हम डिस्कस करना चाहते हैं किसी पार्टिकल का आउटर सरफेस में। मतलब यहां पे अगर ये पार्टिकल है और आप इसको अगर किसी स्पीड दे के फेंकते हैं या रेस्ट से ही फेंकते हैं, तो ये पार्टिकल सर्कल में घूमता हुआ आएगा तो जरूर, लेकिन ये पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। कहीं ना कहीं एक ऐसी पोजीशन आएगी जहां पर ये इस स्फीयर को छोड़ देगा और फिर ये नीचे गिर जाएगा। तो इसका मतलब है कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो ही नहीं सकता अगर बाहर की सरफेस की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये कांटेक्ट को छोड़ देता है, और हम इस बात में इंटरेस्टेड हैं कि कांटेक्ट कहाँ छोड़ता है। ठीक है, तो जहां पर भी कांटेक्ट को छोड़ेगा वहां पर क्या जीरो हो जाएगा, वहां पे नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा। और नॉर्मल रिएक्शन लग किस तरफ रहा है, इस तरफ कहीं पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। ठीक है, एम अगर ये एंगल थीटा है, mg का अगर हम कंपोनेंट लेते तो mg का कंपोनेंट अंदर की तरफ आता mg cos थीटा, क्योंकि टेंजेंट की तरफ तो आपको पता है कि mg sin थीटा लगता ही है, चाहे रस्सी में हो या यहां पर। और अगर इस समय इसकी स्पीड v के बराबर है तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लग रहा है इसके ऊपर, mg cos थीटा माइनस n इज इक्वल टू mv²/r। ये इक्वेशन हमको कई बार यूज करनी पड़ती है, और कहीं यहां पे अगर कांटेक्ट छूट जाता है तो n को आपको जीरो कर देना है। ठीक है, यहां पे क्या इक्वेशन यूज करते हैं, यहां पे n ऊपर लग रहा होता और mg नीचे लग रहा होता। सेंटर की तरफ टोटल फोर्स कितना लग रहा है, सेंटर की तरफ टोटल फोर्स लग रहा है mg माइनस n इज इक्वल टू mu²/r। ठीक, यहां पे सेंटर की तरफ लग रहा है mg cos थीटा माइनस n इज इक्वल टू mv²/r। और ये जो u है और जो v है, इसमें रिलेशन क्या होगा, अगर आप कहीं ये हाइट निकालने की कोशिश करेंगे जो हमने निकाली भी थी, तो ये हाइट आती है r माइनस आर कॉस थीटा की। ठीक है, तो अगर ये u है और ये v है और ये हाइट h की है, तो u की स्पीड दे के अगर v की स्पीड से पहुंचता है तो क्या लिख सकते हैं, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2gh। प्लस क्यों, क्योंकि नीचे आ रहा है तो स्पीड बढ़ जाएगी, और h कितना है, h है r माइनस आर कॉस थीटा। ठीक है, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में बस इन्हीं इक्वेशंस का हमें यूज करना होता है। इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो और इसको 3 मान लो, और वर्टिकल सर्कुलर मोशन बाहरी सरफेस में अगर होता है तो उसको यूज करना है। ठीक है, जहां पर भी कांटेक्ट छूटेगा और वो बाहर गिरेगा, तो जैसे ही वो बाहर गिरना शुरू होगा नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। A particle is released from the top of the sphere of radius r. Find the angle theta with vertical where it loses the contact with the sphere
and also find the height from ground. ठीक है, मतलब ये कहता है कि अगर ये स्फेयर है, यहां से हमने उसको रिलीज किया, रिलीज करने का मतलब ये हो गया कि इसकी इनिशियल स्पीड 0 है, तो पूछता है कि कितने एंगल पर जाकर कांटेक्ट छोड़ देगा। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि नॉर्मल रिएक्शन इधर लगता है, mg cos थीटा इधर लगता है, और कांटेक्ट जब छोड़ रहा है तो उसकी स्पीड v के बराबर। अगर मैं यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन लिखता हूं तो mg cos थीटा माइनस n इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर करेंगे, और कांटेक्ट छूटने का मतलब नॉर्मल रिएक्शन का 0 हो जाना, और यहां से हम कह सकते हैं कि v स्क्वायर की वैल्यू जी आर कॉस थीटा। ठीक, दूसरी इक्वेशन मैंने आपको बताई है स्पीड के लिए, और स्पीड के लिए इक्वेशन बताई है कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g आर माइनस आर कॉस थीटा। ठीक है, u तो यहां पे 0 है तो ये 0 हो जाएगा, और v स्क्वायर की वैल्यू जी आर कॉस थीटा, तो अगर हम पुट कर दें तो जी आर कॉस थीटा इज इक्वल टू 2gr माइनस 2gr कॉस थीटा। ठीक है, तो ये gr कॉस थीटा इधर चला जाएगा, 3gr कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 2 डिवाइडेड बाई 3। ये वो एंगल है जिस एंगल पर वो कांटेक्ट छोड़ देगा, और इसको तुम याद रख सकते हो इन जनरल कि जब भी रेस्ट से रिलीज करता है तो इतने एंगल पे कांटेक्ट छोड़ देता है। अब अगर यहाँ पे कांटेक्ट छोड़ा है तो हमसे ये भी पूछा गया है कि ग्राउंड से उसकी हाइट क्या होगी, ये हाइट पूछी गई। तो ये हाइट अगर निकालनी है तो ये तो r हो जाएगा, अगर ये और पता चल जाए तो हाइट आ जाएगी। ये आपको पता ही है कि ये रेडियस होता है, और अगर ये रेडियस है, ये एंगल थीटा है, तो ये हो जाएगा r cos थीटा। ये तो r था ही यहाँ से यहाँ तक, तो ग्राउंड से कितनी हाइट हो जाएगी, r प्लस आर कॉस थीटा। तो हाइट के बारे में हम कह सकते हैं कि हाइट हो जानी चाहिए r प्लस आर कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू 2/3 है, तो r प्लस 2r/3 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 5r/3। इतनी हाइट पर जाकर ये कांटेक्ट छोड़ देगा, और जो एंगल होगा कांटेक्ट छोड़ने का वो 2/3 होगा कॉस थीटा की वैल्यू। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। फाइंड द स्पीड गिवन एट हाईएस्ट पोजीशन to a particle placed over sphere so that it loses the contact at the highest position only। मतलब क्वेश्चन यह है कि अगर एक स्फेयर हम लेते हैं तो हम यहां पर उसको कितनी स्पीड दे दें कि ये इसी पोजीशन से कांटेक्ट छोड़ के चला जाए। ठीक है, सर्कल में घूमे ही ना। मैंने यहां पे बताया था कि नॉर्मल रिएक्शन इधर लगता है, mg इधर लगता है, और अगर मैं यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू लिखता हूं तो हम लिखेंगे mg माइनस n इज इक्वल टू mu स्क्वायर बाई आर, और अगर कांटेक्ट यहीं पे छूट जाएगा तो नॉर्मल रिएक्शन को 0 कर देंगे और u की वैल्यू आ जाएगी √/gr। तो अगर आप इतनी स्पीड देते हैं या इससे ज्यादा देते हैं तो यहीं पे कांटेक्ट छोड़ के वो स्फीयर से बाहर चला जाएगा, लेकिन अगर इससे कम स्पीड देते हैं तो ये जाएगा और फिर कहीं ना कहीं कांटेक्ट छोड़ेगा। फिर कहाँ कांटेक्ट छोड़ेगा, उसके लिए जैसा मैंने क्वेश्चन अभी करवाया इसके ठीक पहले वाला सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पर भी करके इक्वेशन बना के आप निकाल सकते हैं। ठीक है, लास्ट पार्ट जो चैप्टर का बचता है उसमें क्या है कि हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं रिंग की इनर सरफेस में, यहाँ पे कर रहा है, या आउटर सरफेस में। ठीक है, आउटर सरफेस में भी आपको पता है कि पूरा सर्कल तो नहीं कंप्लीट कर पाता है। ठीक है, कहीं ना कहीं कांटेक्ट छोड़ता है, इनर सरफेस में कर सकता है। सर्कल कंप्लीट कर रहा है या नहीं कर रहा है उसकी बात नहीं हो रही है,
बात ये हो रही है कि यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर इस तरफ लग रहा है, कांटेक्ट नीचे है, और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ लग रहा है क्योंकि ये ऊपर का कांटेक्ट है। बाकी इसके ऊपर mg का फोर्स नीचे लग रहा है, इसके ऊपर mg का फोर्स नीचे लग रहा है। दोनों जगहों पर अगर मैं सेंट्रीपिटल फोर्स लिखता हूं तो इस सर्कल का सेंटर इधर है, तो हम लिखेंगे n माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, और यहां पे लिखेंगे mg सेंटर की तरफ है तो mg माइनस एन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो ये आ जाएगा n इज इक्वल टू एम जी माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर। दोनों जगहों पर मैं ये पता करना चाहूंगा कि ये जो रेडियस है, ये जो सर्कल का रेडियस है, इस रेडियस और इस नॉर्मल रिएक्शन में क्या रिलेशन है, मतलब दोनों एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ता है या घटता है। यहां पे तो क्लियर है कि r बढ़ाओगे तो ये वैल्यू घट जाएगी, और ये वैल्यू घट जाएगी तो नॉर्मल रिएक्शन भी घट जाएगा, तो रेडियस के बढ़ने से नॉर्मल रिएक्शन यहां पर कम होता है। ठीक है, ये रिलेशन आ गया। यहां पे रेडियस बढ़ाओगे तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, रेडियस बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, और ये वैल्यू कम हो जाएगी तो डिफरेंस बढ़ जाएगा, डिफरेंस बढ़ने से नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाएगा। मतलब यहां पे रेडियस को बढ़ाएंगे तो नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा। ठीक है, तो जब हम इनर सरफेस में होते हैं तो रेडियस और आर नॉर्मल रिएक्शन एक दूसरे के उल्टे चलते हैं, और जब आउटर सरफेस में होते हैं तो रेडियस और नॉर्मल रिएक्शन एक दूसरे के साथ चलते हैं। और एक और बात, जब भी इनर सरफेस में होते हैं तो ये नॉर्मल रिएक्शन हमेशा बड़ा होता है क्योंकि दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं, और जब आउटर सरफेस में होते हैं तो ये नॉर्मल रिएक्शन कम होता है क्योंकि यहां माइनस लगा है। तो हमेशा जब हम इनर सरफेस में घूम रहे हैं तो इधर नॉर्मल रिएक्शन इसको ज्यादा मिलता है, लेकिन हम बाहर की सरफेस में घूम रहे हैं तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कम मिलता है। ठीक है, अब मान लो मैं आपसे एक क्वेश्चन ये पूछता हूं, ऐसा कोई भी कर्वेचर मैंने आपको दिया है, यहां पर इसकी स्पीड v है, यहां पर भी इसकी स्पीड v है, यहां पे इसकी स्पीड v है, और यहां पे स्पीड v। ठीक है, चारों जगहों के कुछ न कुछ नॉर्मल रिएक्शन होंगे। यहां का नॉर्मल रिएक्शन n1 है, यहां का नॉर्मल रिएक्शन n2 है, यहां का नॉर्मल रिएक्शन n3 है, और यहां का नॉर्मल रिएक्शन n4 है। मुझे इनको अरेंज करना है, मान लो डिसेंडिंग ऑर्डर में, सबसे बड़ा कौन सा है। तो पहली बात तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि ये इनर सरफेस है और ये भी इनर सरफेस है। इनर सरफेस में हमेशा नॉर्मल रिएक्शन बड़े होते हैं, तो n2 और n4 बड़े होंगे n1 और n3 से। n2 n4 में कौन बड़ा है वो मैं बात नहीं कर रहा हूं, इनर सरफेस कौन कौन सी है। इनर सरफेस में हम कहेंगे कि n2 और जो n4 हैं ये बड़े होंगे, और जो आउटर सरफेस में है n1 और n3 ये छोटे होंगे। ठीक है, अब n2 n4 में कौन बड़ा है ये नेक्स्ट पार्ट है। तो n2 n4 में कौन बड़ा है ये पता करने के लिए, अगर ये पार्टिकल इधर घूम रहा है, ये कर्वेचर में घूम रहा है, तो अगर हम इसको सर्कल में कंप्लीट करते, मैंने आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर बताया हुआ है, तो इस तरीके से बनता। और ये पार्टिकल अगर इधर सर्कल में घूम रहा है और इसको अगर हम सर्कल में कंप्लीट करते तो सर्कल ऐसा बनता। ये रेडियस कम है और ये रेडियस ज्यादा है। इनर सरफेस में हमको पता है कि r बढ़ता है तो n घटता है, और आउटर सरफेस में r बढ़ता है तो n भी बढ़ता है। ठीक, तो अगर हम इनर सरफेस की बात कर रहे हैं और n2 और n4 में देख रहे हैं, तो जिसका रेडियस कम है वो ज्यादा n रहेगा, जिसका रेडियस ज्यादा है वो कम n लेगा। तो n2 और n4 में हम ये कह सकते हैं कि n4 इज ग्रेटर देन n2। ठीक, और आउटर सरफेस में अगर हम देखें तो ये दो सरफेस यहां दिख रही हैं। इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर हम बनाते हैं तो इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कहीं इस तरीके से बन जाएगा, और इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर बनाते हैं तो ये इस तरह से बन जाएगा। ऑब्वियसली ये रेडियस कम है, ये रेडियस ज्यादा है।
आउटर सरफेस में हमको पता है कि रेडियस ज्यादा तो नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा, तो कौन सा रेडियस ज्यादा है आप देख सकते हैं, ये रेडियस ज्यादा है इससे, तो N3 की वैल्यू N1 की वैल्यू से ज्यादा होगी। ठीक, अब चारों को अगर हम अरेंज करना चाहते हैं तो इनर सरफेस हमेशा बड़ा होता है, नॉर्मल रिएक्शन इनर सरफेस हमेशा बड़ा होता है और आउटर सरफेस नॉर्मल रिएक्शन हमेशा छोटा होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इनर सरफेस मतलब N4 और N2 ये दोनों बड़े होंगे और जो इनर सरफेस जो आउटर सरफेस है N3 और N4 ये कम होंगे। तो इनर सरफेस ये दो हो गई, आउटर सरफेस ये दोनों हो गई। आउटर सरफेस का अलग से हमने निकाला, इनर सरफेस का अलग से निकाला, फिर इनर इज ग्रेटर देन आउटर, तो N4 इज ग्रेटर देन N2 इज ग्रेटर देन N3 इज ग्रेटर देन N1। ठीक है, N1 आई एम सॉरी, N4 इज ग्रेटर देन N2, N3 इज ग्रेटर देन N1, N1 आएगा यहाँ। ठीक है, तो पहले आप आउटर और इनर डिसाइड कर लो। इनर वाले हमेशा आउटर वाले से ज्यादा होने हैं ये पता चल गया, और इनर वाले में जिसका रेडियस ज्यादा वहां का एन कम, आउटर वाले में जिसका रेडियस ज्यादा उसका एन भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सर्कुलर मोशन का पार्ट आज खत्म किया है। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग वर्क पावर एनर्जी स्टार्ट करेंगे।